दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पंडित जी ने सीमा से कहा, आज सुबह जो कुछ हुआ, हम तुम्हारे मुंह से बिल्कुल एक एक शब्द सुनना चाहेंगे, शायद किसी नतीजे पर पहुंच सके। जब तक सीमा ने अपनी आंखें खोली, उसे आसपास सब कुछ देखा और ये ना चाहते हुए भी उसने एक एक बातें बताना शुरू कर दिया। अभी वो यही बता रही थी कि शीशे के पीछे खड़े भयानक चेहरे को देखकर वो डर गई। पंडित जी ने सवाल किया, क्या उस व्यक्ति का चेहरा वाकई बहुत भयानक था? हाँ अंकल, एकदम बहुत ही डरावना। क्या तुम उसका हुलिया बता सकती हो बेटी? पंडित जी ने पूछा। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल गंजा था। चौड़े चेहरे वाला, दांत बाहर थे उसके, और सबसे विचित्र उसकी आंखें थी, ऐसी कि शायद दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति की ना हो, और न ही उसकी आंखें किसी से मिलती जुलती थी। आमतौर से आंखों का जो हिस्सा काला होता है वो सफेद का था, और जो हिस्सा सफेद होता है वो काला था। क्या? अचानक ही पंडित जी उछल पड़े। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि उसकी आंखों का तारा सफेद रंग का था? जी, जी हाँ, बिल्कुल वही था। क्या आप उसे जानते हैं? सीमा ने पंडित जी से पूछा। किसी अनजानी सफलता भरी उत्तेजना के कारण पंडित जी की आंखों ही नहीं बल्कि सारा चेहरा चमचमा रहा था, दमक रहा था। जिस्म ऐसी खुशी के कारण कांप रहा था जैसे दुनिया जहन की दौलत उनके जेब में आ गई थी। और ऐसी अवस्था में देखकर गजराज का दिल बैठा जा रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर पंडित जी को कुछ और ही जवाब की सफलता मिल गई थी, मगर वो ऐसा था क्या? इसी एक सवाल ने गजराज को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इस बीच एक सिगरेट सुलगाने के बाद पंडित जी खुद को नियंत्रित कर चुके थे और सामान्य स्वर में उन्होंने पूछा, खैर, फिर आखिर क्या हुआ? सीमा के कुछ बोलने से पहले बुरी तरह बेचैन गजराज ने पूछा, आप उस डरावने आदमी का हुलिया सुनकर चौंक गए थे पंडित जी? क्या आप उसे जानते हैं? सीमा ने पूछा। इस बात को छोड़ो बेटी, आगे बताओ, पंडित जी ने कहा। गजराज ने कहा, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं पंडित जी? हाँ, जरूर छुपा रहे हैं। क्यों? फिलहाल इसी तुम में दोनों की भलाई है, पंडित जी ने कहा। हाँ, हम समझे नहीं, गजराज ने कहा। अभी कुछ समझने का वक्त नहीं आया बेटे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि जो तुम लोगों के साथ हुआ उसके पीछे छुपा मकसद हमारे दिमाग में इस होलिये ने स्पष्ट कर दिया है। अब हम समझ गए हैं कि तुमसे क्या जरूरी काम लेना चाहते हैं और तुम्हें क्यों आतंकित किया जा रहा है। यही सब जानने के लिए तो हम बेताब है पंडित जी, गजराज ने कहा। जरूर जानोगे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा मिस्टर गजराज, पंडित जी ने कहा। क्यों, आखिर वक्त क्यों नहीं आया? मानसिक रूप से पागल सा होकर गजराज चीख पड़ा। हमें आप सस्पेंस में क्यों रख रहे हैं पंडित जी? अभी यही सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है और सही भी। विश्वास हो जाने के बाद हम आपको कुछ बताएंगे, पंडित जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। ये विश्वास आपको कब होगा? गजराज ने फिर पूछ लिया। शायद कल डाक बंगले का निरीक्षण करने के बाद। उफ! झुंझलाहट के बाद अजीब से अंदाज में गजराज ने एक घूंसा जमीन पर मारा और उसके इस अंदाज पर पंडित जी हौले से मुस्कुरा दिए। सीमा कभी पंडित जी को देख रही थी तब कभी गजराज को। पंडित जी ने उससे कहा, हाँ तो सीमा बेटी, तुम उस डरावने आदमी को देखकर डर गई, उसके बाद क्या हुआ? सीमा फिर से दोबारा शुरू हो गई और वही सारी बातें जो उसने देखी थी और जो वहां पर हुई थी, वो सारी बातें बताती चली गई। पंडित जी ने बीच में उसे दोबारा बार कभी नहीं रोका और बल्कि सारा कहानी सुनने के बाद गजराज से बोले, हम वे दोनों पत्र देखना चाहेंगे बेटा, जो निकलसन के नाम से तुम्हें लिखे गए हैं। गजराज ने भी हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद वो तीनों सोने के लिए चले गए, लेकिन गजराज को नींद नहीं आ रही थी। गजराज को लग रहा था कि कहीं उसके सच्चाई का पता ना लग जाए, लेकिन फिर भी उसे कभी विश्वास हो जाता कि शायद उसको इस पर विश्वास है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, और सीमा भी उसे ऐसी कोई बात नहीं बताई जिस पर उसे विश्वास ना हो। ये सोचते सोचते वो सो गया और उसे पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई थी। अगले दिन 11 बजे वे डाक बंगले में पहुंच गई। रास्ते में कोई उल्लेखनीय दिक्कत पेश नहीं आई और रास्ते में उन्होंने कोई आपस में इतनी कोई खास बात भी नहीं की, क्योंकि जो बातें थी वो कल के रात की हो गई थी। वो सारी रात पंडित जी और गजराज ने जागते हुए जरूर गुजारी थी। पंडित जी बार बार उस सारे वृतांत को अपने दिमाग में घुमाते रहे थे जो उन्हें गजराज और सीमा के बयान से पता लगा था।
एक एक पॉइंट पर उन्होंने कई कई बार गौर किया था। ये तो बात वक्त आने पर ही पता चलेगी कि पंडित जी किस नतीजे पर पहुंचे, उनके किस वाक्य और किस हरकत का क्या उद्देश्य था। उनके ठीक विपरीत गजराज सारी रात अपनी किस्मत को कोसता रहा और अपनी सारी बनी बनाई योजना के अंतिम चरण में असफल हो जाने की वजह से कम और पंडित जी के चंगुल में फंस जाने की वजह से ज्यादा परेशान हो रहा था। पंडित जी एक जिन से नजर आते थे उसे। बार बार वही सोचकर मरा जा रहा था कि जाने भविष्य में पंडित जी क्या गुल खिलाने वाले हैं। गजराज को अपनी गर्दन पर लटी नंगी तलवार नजर आने वाले पंडित जी इस वक्त ध्यान में बेडरूम के फर्श पर पड़ी सुअर की लाश को देख रहे थे। सीमा को बेड पर लिटा दिया गया था। धड़कते दिल से गजराज पंडित जी की सारी कार्य प्रणाली बड़े ध्यान से देख रहा था। सुअर की लाश के करीब से हटकर वे सीधे फोन के नजदीक चले गए। उन्होंने रिसीवर उठाया और गजराज का हलक सूखने लग गया। डायरेक्टरी में देखकर पंडित जी ने पहलगाम पुलिस स्टेशन का नंबर रिंग किया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी और उस घंटी की तरफ गजराज के दिमाग में खतरे की घंटी भी टंटनाने लगी थी। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया और साथ ही एक रोबली आवाज भरी आई, हेलो, पुलिस स्टेशन। हम डाक बंगले से बोल रहे हैं, पंडित जी ने कहा। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या नाम है तुम्हारा? केशव पंडित। बात क्या है? देखिए, यहाँ डाक बंगले पर बंगले के चौकीदार मिस्टर मांगूराम की हत्या हो गई है। कत्ल? जी हाँ, डाक बंगले में ठहरे मिसेस सीमा के दोनों पैरों में चोट लगी है। वे चल फिर नहीं सकती। प्लीज जितना जल्दी हो सके एक डॉक्टर को लेकर पहुंच जाइए। हमें पुलिस और डॉक्टर की सख्त जरूरत है। लेकिन हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। कहानी बहुत लंबी है, पूरी फोन पर नहीं बताई जा सकती है, अतः कृपया हमारी मदद के लिए यहाँ पहुंचिए, तब आपको खुद ही पता लग जाएगा। कहने के बाद दूसरी तरफ से किसी वाक्य का इंतजार किए बिना पंडित जी ने रिसीवर रख दिया। गजराज के मस्तक पर पसीना छलछला गया था। उन बातों को सुनकर सीमा कभी पंडित जी को देख रही थी तो कभी गजराज की तरफ, और पंडित जी एक झटके में गजराज की तरफ घूमे और बोले, इस फोन पर किसी से भी संबंध स्थापित किया जा सकता है? हद हो गई। गजराज क्योंकि इन हालातों से गुजरने की कल्पना रात में ही कर चुका था, इसलिए निहायत ही मंजी हुई एक्टिंग करता हुआ बोला, कल तो इसकी हालात ये थी कि जो भी नंबर मिलाओ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मिस्टर गजराज की घबराहट की दिक्कता के कारण आप हर बार एक ही नंबर मिलाते रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी की पकड़ पर गजराज के होश उड़ गए। डायरेक्टरी में देखकर मैंने हर बार अलग नंबर मिलाया था। आप सीमा से पूछ सकते हैं। क्यों सीमा बेटी? पंडित जी उसकी तरफ घूमे और सीमा से ही सवाल पूछ लिया। वाकई अंकल, हैरत की बात है, उस समय तो ये जो भी नंबर मिलाते दूसरी तरफ से उसी दरिंदे की आवाज सुनाई देती। गजराज लपकर एक बहुत ही रिस्की वाक्य कह उठा, अप्सरा होटल का नंबर के खुद सीमा ने ही रिंग किया था। क्यों सीमा? और गजराज के इस झूठ पर सीमा की आंखें फैल गई। पंडित जी बड़ी तेजी से पुनः सीमा की तरफ घूमे और इस क्षण गजराज थे कि चेहरे पर बड़ी तेजी से सीमा से याचना करने के भाव से उभरे, जैसे कह रहा हो, प्लीज सीमा, मेरी बात का समर्थन कर दो। क्यों बेटी? पंडित जी ने पूछा। हाँ, सीमा चौंक कर उछल सी पड़ी, फिर हड़बड़ाए अंदाज में जल्दी से बोली, जी हाँ, अप्सरा का नंबर मैंने ही डायल किया था। दूसरी तरफ से फिर भी उसी कमीने की आवाज सुनाई दी थी। पंडित जी बड़ी गहरी नजर से उसे देखा और कुछ बोले नहीं। गजराज ने तेजी से धड़कते दिल को थोड़ी सी राहत मिली। दरअसल उस वक्त हर वक्त एक ही रिंग करता और पंडित जी इस हकीकत तक पहुंच गए लगते थे। इस वजह से सीमा की ऐसी सशक्त गवाही की जरूरत पड़ी थी उसे। पंडित जी ने कहा, हमारे ख्याल से 1 घंटे के अंदर डॉक्टर और पुलिस यहाँ पहुंच जाएंगे। तब तक हम किचन का नल, छत पर मौजूद पानी की टंकी और आप लोगों की टैक्सी और सर्वेंट क्वार्टर को एक नजर देख लेना चाहते हैं। जरूर देख लीजिए, पस्त होते हुए गजराज ने कहा। मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं राज, तुम यही रहो, अकेले मत छोड़ो मुझे। अब एक पल के लिए भी मुझमें अकेले रहने की हिम्मत नहीं है, सीमा ने कहा। मगर पगली, भला अब डरने की क्या बात है? गजराज ने उसे दिलासा देते हुए कहा। सीमा के कुछ बोलने से पहले ही पंडित जी ने कहा, सीमा ठीक कह रही है गजराज, अब इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम यहीं रहो, हम खुद चेक कर लेंगे। गजराज ठगा सा वहीं पर खड़ा रह गया। उसे बात माननी ही पड़ी। कैसी अजीब बात थी। यह इन्वेस्टिगेटर खुद उसी के सामने उसी के विरुद्ध इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पंडित जी बेडरूम से निकलकर किचन की तरफ जा चुके थे। बेड पर लेटी सीमा अभी तक चकित अंदाज में उसी की तरफ देख रही थी और अभी कुछ पूछने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि गजराज ने बड़ी फुर्ती से अपने होठों पर उंगली रखकर
उसे चुप रहने का संकेत किया। हैरत के कारण सीमा का बुरा हाल हो गया था। गजराज दबे बाउन किचन की तरफ जाने वाली गैलरी के दरवाजे के समय पहुंचा और की होल से आंख हटाकर बाहर की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर के बाद उसे पंडित जी किचन से निकलकर छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ते नजर आए और संतुष्ट होकर गजराज वहां से हट गया। अपने पति की इन हरकतों को देखकर सीमा आश्चर्यचकित थी और वो बेड की तरफ बढ़ते हुए गजराज के चेहरे पर थोड़े इत्मीनान के भाव थे। उसके बहुत नजदीक आकर वो बोला, अब बोलो सीमा, क्या कहना चाहती थी? सीमा गजराज से क्या कहना चाहती थी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बेड की तरफ आते हुए गजराज के चेहरे पर थोड़े इत्मीनान के भाव थे। उसके बहुत नजदीक आकर वो बोला, अब बोलो सीमा, क्या कहना चाहती थी? सीमा ने कहा, आप इस तरह रहस्य में क्यों होते जा रहे हैं? ऐसा तुम्हें क्यों लगा? गजराज ने पूछा। की होल से गैलरी में क्यों झांक रहे थे आप? सीमा ने पूछा, यह देखने के लिए कि कहीं वो दरवाजे के समीप ही खड़ा हमारी बातें सुनने की चेष्टा तो नहीं कर रहा। मैं कुछ समझी नहीं। सीमा कुछ और ही उलझ गई। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि गजराज कैसी बातें कर रहा था। भोली और सीधी सादी मासूम सीमा को चकमा देना गजराज के बाएं हाथ का खेल था और वो उससे बोला, तुम इन इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं जानती हो सीमा। ये बेगुनाहों के बयान पर यकीन करने के स्थान पर उन्हीं पर शक करने लगते हैं। अब देखो ना, वो मेरे और तुम्हारे बयान पर रत्ती भर भी यकीन न करके सब कुछ खुद ही चेक कर रहा है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? सीमा ने पूछा। फर्क तो कोई खास नहीं पड़ता, मगर मुसीबतें बढ़ जाती हैं। एक तो हम पहले ही मुसीबत में फंसे हुए हैं और दूसरे इनके चक्कर में भी उलझ जाएं तो पागल ही हो जाएंगे। तुम्हारी टांगों का इलाज करने तक का वक्त हमें नहीं देंगे। हमने अप्सरा होटल फोन किया था। ये सच है कि रिंग आपने किया था, मुझसे झूठ बुलवाया कि मैंने किया था। बात तो एक ही है राज, हमने किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि रिंग मैंने किया हो या आपने? सीमा ने पूछा। हमारे लिए तो फर्क नहीं पड़ता सीमा, मगर उनके नजर में फर्क हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेटर लोग बाल की खाल नोचते फिरते हैं। जबरदस्ती ये वही सोच सोच कर हम पर शक करने लगता है कि बार मैंने ही क्यों किया, तुमने क्यों नहीं किया। अब इन्हें कौन समझाए कि पति पत्नी अलग नहीं होते। कोई एक जो काम करता है वो दोनों का किया हुआ ही होता है। गजराज ने बड़े ही प्यार से सीमा को समझाते हुए कहा। इस प्रकार धूर्त गजराज न जाने कितनी ही बातें बनाकर उसे संतुष्ट करता जा रहा था। अब सीमा बेचारी थी तो नारी ही, भोली भाली व ना समझ, पति को देवता मानने वाली भारतीय नारी बेचारी। पंडित जी तो वो थी नहीं, पर उसकी बातों की गहराई को समझ पाती। पंडित जी के लौटने तक वो सीमा को पूरी तरह संतुष्ट कर चुका था और समझा चुका था कि तहकीकात करने आने वालों से उसे यही कहना है। सीमा उसे अपने लिए एक सशक्त ढाल महसूस कर दी थी। करीब 20 मिनट बाद भागते हुए हड़बड़ाए से पंडित जी बेडरूम के मुख्य द्वार से माध्यम से वहां आए और बोले, सर्वेंट क्वार्टर में कोई लाश नहीं है क्या? गजराज उछल पड़ा। यह जबरदस्त एक्टिंग करने के लिए वो बहुत पहले से तैयार था और पंडित जी को ये वाक्य सुनकर सीमा भी बहुत तरह से चौंकी गई थी। गजराज ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? मांगेराम की लाश हमने अपनी आंखों से देखी थी, वो वहीं पर पड़ी थी। मगर वो अब वहां पर नहीं है। कहाँ गई ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, सर्वेंट क्वार्टर के फर्श पर लाल रंग का जरूर डिब्बा पड़ा है। गौर करने की बात है कि ये लाल रंग है, खून नहीं है। पंडित जी ने कहा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। टंकी के पानी में भी टॉमी के खून के अलावा लाल रंग मिलाया गया था, वरना टॉमी के खून से पानी का इतना गाढ़ा लाल होने वाला रंग नहीं था। प्लीज पंडित जी, हमें अंधेरे में मत रखिए। बताइए कि आपके समझ में क्या आ रहा है। अगर पता लगे तो कि हमें किन लोगों ने यहाँ क्यों कैद किया है। पंडित जी ने एकदम उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सिगरेट का एक कश लगाते हुए उसके नजदीक आए और ढेर सारा कड़वा धुआं बेडरूम के वातावरण में उछालते हुए बोले, ये सब कुछ तुम कर रहे थे मिस्टर गजराज? क्या? गजराज के हलक से चीख निकल पड़ी। जिस्म के अंदर मौजूद सारे पसीने को सभी छिद्रों से एक झटके से बाहर उगाल दिया। टांगे ही नहीं, सैर जिस्म कांप उठा उसका। उसे चक्कर आने लगे और बेडरूम किसी फिरकने की तरह आंखों के सामने घूम गया। पंडित जी के वाक्य ने बम से विस्फोट का काम किया था। सीमा हलक फाड़कर चीख पड़ी, नहीं नहीं पंडित जी, ये झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे पति है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसे घूरते हुए पंडित जी ने कहा, क्यों मिस्टर गजराज? और गजराज,
उफ, उसकी इस वक्त की स्थिति काबिले बयान से बाहर है। पीला जर्द पड़ गया उसका चेहरा। वो किसी मूर्ति के समान अपनी बिना चलने वाली आंखों के पंडित जी के सामने उसे जिन को देख रहा था। मुर्दे सा वो खड़ा रहा था। गजराज का दिलो दिमाग अपने काबू में न रहा। अंदर से सिर्फ वो एक ही वाक्य उभर कर उसके जहन में टकराया, और वो था, बस अब वो फंस गया, खेल खत्म। पंडित जी के विरोध में चीख कर पढ़ने में लाख चेष्टाओं के बावजूद उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। कहने के लिए अब दरअसल उसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। अब तो अदालत, जेल की चारदीवारी और फांसी का फंदा ही उसे अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे। आश्चर्य तो उसे इस बात का था कि पंडित जी का यह वाक्य सुनकर आखिर उसके हृदय की गति क्यों रुक गई थी। लाख संभालने की कोशिश में अपने स्थान पर खड़ा लहराया और फिर धड़ाम से फर्श पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था और सीमा अभी तक चीखे जा रही थी कि उसका पति बिल्कुल बेगुनाह है। सीमा अब लगातार पंडित जी को भी कोसे जा रही थी कि वो बेगुनाह उसके पति पर साजिश कर रहा है और इल्जाम लगा रहा है। लेकिन पंडित जी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। गुजरात यहाँ सामने बिल्कुल बेहोश पड़ गया था। पंडित जी ने आगे पीछे देखा। वो एक गिलास में पानी लेकर आ गई और लगातार 10 मिनट तक पानी मारते रहे, लेकिन गजराज के चेहरे पर कोई भी चेष्टा नहीं आई। और जब गजराज की चेतना लौटी तो वो निर्जीव सा निस्तेज आंखों से पंडित जी की तरफ देख रहा था। पंडित जी के होठों पर बड़ी ही अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। क्या अब तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं कि मिस्टर गजराज की ये सब क्यों किया जा रहा था? आप उन्हें छोड़ दीजिए पंडित जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पलंग पर पड़ी रहने के लिए लाचार सीमा अभी तक चीख रही थी। बस उसे चीखते हुए सुनकर गजराज का विवेक फिर से जाग गया। उसने सोचा कि सीमा उसके लिए जूझ रही है, फिर वही इतनी जल्दी हथियार क्यों डाले जा रहा है? क्यों ना विरोध करे अपनी बात को साबित करने के लिए। पंडित जी के पास आखिर सबूत ही क्या है? हो सकता है कि अभी पंडित जी को सिर्फ शक मात्र हो, और इतनी आसानी से पस्त होकर ये सब को स्वीकार कर लेना बेवकूफी है। और इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर वो चीख पड़ा, ये झूठ है सब पंडित जी, एकदम गलत और बेबुनियाद। आप ऐसे मुझ पर कैसा इल्जाम लगा सकते हैं? पंडित जी के चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बिल्कुल शांत दिख रहे थे और उन्होंने उससे कहा, उठकर बैठो तो सही बेटे। अब वो उठकर बैठ गया और अपने विवेक पर पकड़ मजबूत करता हुआ बोला, मैं आपको एक अच्छा जासूस मानता हूं, परंतु इस मामले में कहीं आपसे चूक हो रही है। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पूरी बात सुने बिना तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, पंडित जी ने कहा। आपने एकदम से बात ऐसी ही कह दी, मैं भला ये सब कैसे कर सकता हूं? वह एक पल में सीमा के साथ था और फिर ये सब कुछ मैं आखिर करूंगा भी क्यों? गजराज ने सफाई पेश करते हुए कहा, हमारे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है, मगर शर्त यह है कि हमारी बातों को धैर्यपूर्वक सुनो और धैर्यपूर्वक उन्हें गलत साबित करने के लिए तर्क दो। क्या मतलब? तुम्हारी बीवी लाखों की मालकिन है, गौर करने की बात है, तुम नहीं। वो सारी दौलत सिर्फ तुम्हारी बीवी की है, पंडित जी ने कहा। यह सब झूठ है पंडित जी, सीमा चीख पड़ी। भला पति और पत्नी की भी कोई चीज अलग होती है? वो दौलत हम दोनों की ही है, मासूम स्वर में गजराज बोला। मैं जानता था सीमा कि वही मेरे लिए मौत का सामान बनेगी, विशेष रूप से उसका तुम्हारा नाम होना। ये इन्वेस्टिगेटर लोग भावनाओं का मोल क्या जाने, ये तो सिर्फ दौलत का महत्व जानते हैं। ये समझते हैं कि हर पति दौलत के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर सकता है। खैर, आपको जो कहना है उसे कहिए पंडित जी, मैंने किस किस तरह ये क्या क्या किया? पंडित जी के होठों पर थिरक रही मुस्कान में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया और वो बोले, हाँ, तो तुम्हारे दिल में दौलत को हथियाने का विचार आया, परंतु सीमा के जीवित रहने तक वो तुम्हारी दौलत नहीं हो सकती, इसलिए तुमने सीमा की हत्या करने की योजना बनाई। डेरे में आपका ख्याल था कि मेरी हत्या करने की योजना सीमा ने बनाई, क्यों यही संभावना व्यक्त की थी ना आपने? यह बात सीमा के लिए गजराज ने यहाँ खोल दी और उसकी मंशा भांपते हुए पंडित जी ने होठों पर नाच करते हुए मुस्कुराहट की और गहरी बात करते हुए बोले, वो संभावना थी और अब जो कह रहे हैं वो हकीकत है। हकीकत से तो आप कोसों दूर है। खैर, कहिए आप जो कहना है, गजराज ने कहा। अब पंडित जी ने जो सारी योजना बनाई थी, जो उन्होंने एक एक टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर जो पन्ने तैयार किए थे, वो सारे उनके सामने बताने के लिए शुरू हो गए। उन्होंने शुरू किया, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर तुमने सीमा की हत्या की। एक ऐसी सुदृढ़ व साफ सुथरी योजना बनाई कि हत्या दुर्घटना मात्र नजर आई। हत्या के लिए कैमिल फॉल को चुना और सीमा को आतंकित करने के लिए डाक बंगला, अपने विधायक दोस्त की मदद से तुमने डाक बंगला ले लिया। मांगे राम की दौलत का लालच देकर
लाश बनने का नाटक करने के लिए तुमने पहले ही तैयार कर लिया था। अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही सब कुछ करने की सारी तैयारियां दोस्त कर चुके थे। जो यहाँ हुआ, एक एक के अलावा अपने रिवॉल्वर में तुमने सारी नकलियां गोलियां भरी थी। ये सारा ड्रामा इसलिए रचा गया ताकि बाद में पुलिस से कह सको कि यहाँ हुई वारदातों के कारण तुम्हारी पत्नी आतंकित थी और उसकी मानसिक स्थिति के कारण पत्थर से गिरकर मर गई। जबकि वो पत्थर तुम्हारे दोस्तों ने खुद इस तरह रखा कि सीमा के चढ़ते ही ढलान पर लुढ़क पड़े और बहाना करके सीमा को पत्थर पर चढ़ाना तुम्हारा ही काम था। जैसे ही पंडित जी ने अपनी बात पूरी की, उन्होंने गजराज की तरफ देखा। गजराज का चेहरा एकदम सुर्ख सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से सारा खून सूख गया था। ये सोचकर गजराज के रोंगटे खड़े हो गए कि पंडित जी ने उसका सारा प्लान इस तरह बेनकाब कर दिया जैसे वो निकलसन, बागेश, बिल्लू और टीटू में से एक ही रहे हो। लेकिन तभी उसने अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया और फिर से कुछ सोचने लगा। उसने सोचा कि ऐसे आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। उसने हौसले को बनाए रखा और फिर से बोल पड़ा, कहानी आपने अच्छी गढ़ी है। क्या तुम पुलिस की इस कहानी को अदालत में गलत साबित कर सकते हो? पंडित जी ने कहा। जवाब आपको अदालत में ही मिलेगा। गजराज ने कहा, तुम इस कहानी को अदालत में सिर्फ इसलिए साबित कर दोगे क्योंकि संयोग सीमा मरी नहीं बल्कि जीवित है और उसके बयान का ही वही महत्व होगा। लेकिन जरा सोचो, अगर सीमा मर जाती तो अदालत में तुम्हारा बचाव करने वाला कोई न होता और इसी की हत्या के जुर्म में तुम फांसी पर झूल जाते। पंडित जी ने कहा। उत्साहित से गजराज ने कहा, इस बात से मतलब नहीं कि क्या होता, सिर्फ मतलब ये है कि वर्तमान में हालातों में क्या होगा। अगर सीमा मर जाती तो वही कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई है, कैमिल 4 पर तुम्हें वे जो दरअसल तुमसे एक खास काम लेना चाहते हैं। जाने आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, गजराज ने कहा। पंडित जी की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई और वो बोले, अपनी इन गुत्थीदार बातों को तुम्हें समझाने के लिए हमें एक और कहानी सुनानी होगी। पंडित जी ने कहा। गजराज एकदम से फिर से भौचक्का हो गया। अब ये पंडित जी गजराज को एक और कहानी कौन सी सुनाने वाले हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुनते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पंडित जी की मुस्कुराहट कुछ गहरी हो गई और वो बोले, अपने इन गुत्थीदार बातों को तुम्हें समझाने के लिए हमें एक और कहानी सुनानी होगी। कैसी कहानी? गजराज ने कहा। हमारे देश की मुद्रा रुपया है और जिस कागज पर रुपया छप जाते हैं उस कागज का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं होता है, बल्कि उस कागज का उत्पादन भारत के आदेश पर ब्रिटेनी सरकार करती है और यह कागज ब्रिटेन से भारत विमान द्वारा आता है। न चाहते हुए भी गजराज के एक बार पुनः से पसीने छूटने लगे। दिल हथौड़े की तरह पसलियों पर चोट लगने लगा क्योंकि अब पंडित जी उस पॉइंट तक पहुंचते नजर आ रहे थे जिस तक उनके पहुंचने की कल्पना गजराज ख्वाबों में भी नहीं कर सकता था। खुद को नियंत्रित रखने की भरसक चेष्टा करता हुआ वो बोला, लेकिन इन सब बातों का हमसे या यहाँ होने वाली घटना या वारदातों से क्या संबंध है पंडित जी? गजराज ने पूछा। सुनते रहो, तुम सुनते रहो बेटा, पंडित जी बोले। पालम एयरपोर्ट से निर्धारित स्थान तक कागज एक खास वैन के जरिए पहुंचा जाता है। गजराज के होश सूखने लगे। आज से 15 दिन पहले 100 के नोट छपने के लिए उस खास कागज की एक खेप भारत आई थी। पालम एयरपोर्ट तक वह सुरक्षित पहुंच गई और कागज को वैन में भी सुरक्षित रख दिया गया। जी, गजराज की सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुम हो गई थी, मगर कुछ लिटोरों ने कागज समेत एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ वैन उड़ा ली। पंडित जी ने कहा, यह सब तो हमने अखबार में भी पढ़ा है, आप इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? शिवम को काबू में रखने के लिए गजराज को भरपूर मानसिक श्रम करना पड़ रहा था। दिल्ली पुलिस, केंद्रीय खुफिया विभाग और देश के दूसरे जासूसी विभागों के अलावा रोज जैसी संस्था के धुरंधर आज तक वैन और लिटोरे की तलाश में मर खप रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। अब गजराज का दिल चाह रहा था कि वो फिरकनी की तरह घूमे और फिर खुले हुए दरवाजे को पार करके प्राण प्रण से भागता हुआ चला जाए। इतनी तेजी से भागे कि पंडित जी उसे पकड़ न सके, मगर फिर बेचारे के दिमाग में विचार उभरा कि इस तरह भागकर आखिर वो कहां तक जाएगा। अपने ही धुन में पंडित जी कहते चले जा रहे थे, लुटेरों के द्वारा वैन को गायब करने की इस घटना का विस्तार हमें अखबारों से नहीं बल्कि रॉ के चीफ से मिला था। वे चाहते थे कि इस बारे में छानबीन करें, परंतु हमेशा की तरह हमने उनसे क्षमा मांगते हुए कह दिया कि हम सिर्फ एक LIC के लिए काम करते हैं। ओह,
गजराज का दिल बैठता जा रहा था। इन सब बातों की रोशनी में रो के चीफ सोच रहे हैं कि लुटेरे निश्चय ही 100 के नोट तैयार कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा, लेकिन उस घटना से यहां होने वाली इसका क्या मतलब है? गजराज ने पूछा। रो के हाथ सिर्फ एक कलू लगा है। एक चश्मदीद गवाह के अनुसार वैन को गायब करने वालों में से एक हुलिया ठीक वही है जो सीमा उसे डरावने व्यक्ति को बता रही है। बस। गजराज के हिसाब से अब खेल खत्म हो चुका था। बड़ी तेजी से उसके जहन में बात कौंध गई कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो पंडित जी से लीक हो गया हो। सब कुछ बिल्कुल साफ स्पष्ट था और एक एक जो बात उनके मन में थी, जो उन्होंने सोचा था, वही सारी कहानी पंडित जी ने वैसे की वैसी सुना दी थी। कुछ ही देर में पुलिस भी यहाँ पहुंचने ही वाली होगी और फिर पंडित जी मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। तब जेल की कोठरी और फांसी का फंदा ही उसके लिए तैयार होगा। उन सबसे अच्छी तो ये कि मैं यहाँ से भागूं और इससे पहले कि पंडित जी मुझे पकड़ सके किसी हजारों फुट गहरी खाई में कूद जाऊं। अपनी सोचों को अंजाम देने के लिए गजराज खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि पंडित जी के शब्द उसके कानों में पड़ गए। उस होली ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार वे ही वेन लुटेरे हैं। सीमा ने पूछा, लेकिन वेन लूटने वालों का भला हमसे क्या मतलब? जवाब से पहले ही गजराज वहां से भागने के लिए तैयार हो गया था और अभी उसने पहला कदम बाहर निकाला ही था कि पंडित जी बोले, नोट छापने के लिए उन्हें प्रिंटिंग प्रेस की मुकम्मल जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत होगी और इस रूप में मिस्टर गजराज उनके लिए काम के आदमी हैं। भागने की कोशिश करता करता गजराज ठिठक गया और दिल बहुत जोरों से उसका धड़क रहा था। धक धक की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। हे भगवान, पंडित जी क्या सोच रहे हैं और मैं क्या समझ बैठा था? गजराज ने सोचा। एक पल, सिर्फ एक ही पल में बचा लिया मुझे। यदि पंडित जी ये वाक्य न कहते तो अगले ही पल में रिवॉल्वर से निकली गोली की तरह भागने वाला था। गजराज ने अपने होश आवाज से व्यवस्थित की और रोती हुई सीमा से कह रही थी, सारी दुनिया में प्रेस की जानकारी रखने वाले क्या उन्हें ये ही मिले थे? मेरे ही पति, मेरे ही सुहाग पर डाका डालने वाले थे वे। तुम्हारे सुहाग पर नहीं बेटी, तुम पर ही डाका डालना चाहते थे। तुम्हारे सुहाग की तो बल्कि उन्हें जरूरत थी और अपने इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक सुहागिन की हत्या की योजना बनाई थी। गजराज के जहन में बड़ी तेजी से उसे उत्साहित करने वाले ये विचार कौन थे कि नहीं, पंडित जी वेल लुटेरों की मुकम्मल योजना तक नहीं पहुंचे हैं। अंतिम सिरे पर पहुंचकर वे भूल कर गए, चूक रहे हैं और उनकी इस चूक का भरपूर फायदा उठाते हुए उसने सवाल किया, बात कुछ समझ में नहीं आई पंडित जी। उन्हें जरूरत मेरी थी, फिर सीमा की हत्या की योजना बनाने से क्या मतलब है? वे चालाक और सुलझे हुए लुटेरे हैं गजराज। जिस सफाई और तरकीब से उन्होंने कागज से भरी वैन गायब की, उसी से जाहिर है कि वे प्रत्येक काम को बहुत गहरी से और सुदृढ़ योजना बनाकर करते हैं। आज तक न पकड़े जाना ही उनका चालाकियों का परिणाम है और तुम्हें फंसाने की योजना भी उन्होंने पूरी तरह से सोच समझकर बनाई थी। उन्होंने ऐसा जाल फेंका कि न चाहकर भी तुम उसमें फंसते और न चाहते हुए भी तुम उसकी योजना में उनका साथ देना पड़ता। कैसा जाल? घबराहट के साथ गजराज ने पूछा। वो सब दोहराने की जरूरत नहीं है जो कुछ यहाँ हुआ, बल्कि सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि यहाँ सब कुछ उन्हीं लुटेरों ने किया। उनके बिछाए हुए जाल के मुताबिक उस पत्थर पर वे सीमा को लुढ़काकर मर जाना था। तब वे उन्हें तुम्हें घेरते और तुम्हें अपराधी सिद्ध करने के लिए वो कहानी सुनाते जो हमने तुम्हें सुनाई है। क्या मतलब? गजराज के चेहरे पर हर तरफ हैरत ही हैरत के भाव उभर आए थे। उन्होंने जाल ही ऐसा बिछाया था कि दुर्घटना घटे और इस ढंग से घटे कि सुनने वाला तुम्हें ही सीमा का हत्यारा समझे। तुम्हारी बैकग्राउंड योजना बनाने से पहले ही उन्होंने मालूम कर ली होगी। सो दौलत का सीमा के नाम होना लोग सीमा की हत्या का कारण समझ लेते। वही कहानी सुनाकर लुटेरे सिद्ध कर देते कि तुम अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में बच नहीं सकोगे। और उसके बाद फिर? गजराज ने पूछा। तो वे कहते कि अगर तुम हमारे आदेशों का पालन करोगे तो हम तुम्हें हत्या के जुर्म में बचा लेंगे। उस अवस्था में तुम उनके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते और उनकी स्कीम सफल हो जाती। ओहो गॉड, कैसे कैसे चक्करदार दिमाग वाले इस दुनिया में पड़े हैं। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इन छोटी मोटी घटनाओं के पीछे उनका इतना बड़ा मकसद सीमा की हत्या कर देना और मुझे भी उनका हत्यारा साबित करने की धमकी देकर मुझसे अपना काम निकालने की स्कीम भी हो सकती है। गजराज ने कहा, तुम लोगों का नसीब अच्छा था बच्चों, विशेष रूप से सीमा का, वरना उस जुलान से लुढ़कने के बाद किसी के बचने की कल्पना नहीं की जा सकती। सीमा के हाथ में पेड़ पर आ जाने पर एक चमत्कार ही कहा जा सकता है या फिर संयोग ही कि हम वहां पर पहुंच गए।
पंडित जी ने कहा। आप सचमुच में हमारे लिए देवता साबित हुए हैं पंडित जी। गजराज ने कहा। देवता वेवता कुछ नहीं, हमारी मौजूदगी में भी अगर उन्हें सीमा की हत्या करने से लाभ होता तो ये चूकते नहीं। शायद हम उन्हें रोक सकते थे। वो तो हमारे पहुंचने से एक पॉजिटिव पॉइंट बस ये बन गया कि अब वे सीमा की हत्या के जुर्म में तुम्हें फंसा देने की धमकी देकर अपना काम नहीं निकाल सकते। जब तक उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, सीमा की हत्या करने का विचार ही उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया होगा। यानी आपकी मौजूदगी की वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया, वरना मैं न सिर्फ अपनी सीमा को खो देता, बल्कि या तो उसकी हत्या के जुर्म में फांसी के फंदे पर झूल जाता या उनके लिए नोट तैयार कर रहा होता। गजराज ने कहा। जब ये लोग यहाँ पर ये बातें कर रहे थे, तभी डोर नॉक करने की आवाज आई। सब में से पंडित जी ने कहा कि जाकर देखो, पुलिस ही आई होगी। फोन करने के करीब 1.25 घंटे के बाद पुलिस का दल वहां पर पहुंच गया था। उनके साथ एक डॉक्टर भी था जो सीमा की टांगों को चेक करने में व्यस्त हो गया। दल का नेतृत्व करने वाला इंस्पेक्टर खुद को कुछ से ज्यादा स्मार्ट और चुस्त और चौकस दर्शाने की चेष्टा कर रहा था। सबसे पहले उसने तीनों के परिचय चाहे। गजराज ने स्वयं अपना और सीमा का परिचय दिया और उसके बाद डपटने से अंदाज में उसने पंडित से पूछा, कहिए जनाब, आप पति पत्नी के बीच इस सुनसान और नीरस पड़ी वादियों में क्या कर रहे थे? उसकी पुलिसिया अकड़ पर धीमे से मुस्कुराते हुए पंडित जी ने अपना परिचय तो दिया, तो इंस्पेक्टर के छक्के छूट गए। कारण स्पष्ट था कि पंडित जी के नाम से वह पूर्व परिचित था, अतः कम से कम पंडित जी के सामने उसकी अकड़ एकदम ढीली पड़ गई। पंडित जी उसे यहाँ आने और कैमिल फॉल पर डेरा डालने का कारण बताते रहे और वह शांत स्वभाव से सब कुछ इस तरह सुनता रहा जैसे कोई छोटा बच्चा नाना या नानी द्वारा सुनाई जा रही कहानियों, परियों की दिलचस्प कहानियों में आनंद ले रहा था। पंडित जी ने संक्षेप सीमा को जगाने से लेकर उसने मिलने और फिर यहाँ तक पहुंचने की दास्तान भी सुना दी। सुनने के बाद इंस्पेक्टर समय साक्षात हैरत और प्रतिबिंब नजर आने लगा और वह बोला, पिछले करीब 30 घंटों में यहाँ और कैमिल फॉल पर मिलाकर अजीब, भयानक, उत्तेजक, लोमहर्षक और रहस्यमय घटनाएं घटी हैं। आप स्वयं एक सुलझे हुए इन्वेस्टिगेटर हैं पंडित जी। क्या आप समझ सकते हैं कि यह सब कुछ किसने और किस मकसद से किया? एक सवाल के जवाब में मिस्टर गजराज ने बताया कि दिल्ली में एक प्रिंटिंग प्रेस संभालते हैं। हालांकि इतनी जानकारी मिलने तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे, मगर फिर सीमा ने उस व्यक्ति का हुलिया बताया जिसे देखकर यह डरी थी। उस होलिये ने सारी गुत्थियां सुलझा दी। पंडित जी ने कहा। मैं समझा नहीं, इंस्पेक्टर ने नासमझ वाले भाव से कहा। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में कुछ लिटोरों ने वो वाइन गायब कर दी जिसमें 100 के नोट के छपने वाले स्पेशल बने हुए कागज को लेकर आया गया था। इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जी हाँ, मैंने पढ़ा था। उस लूट के एक चश्मदीद गवाह ने पुलिस को एक लुटेरे का होलिया बताया और वो होलिया सीमा द्वारा बताया गया होलिया बिल्कुल वैसा का वैसा मिलता है। ओह, इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। होलिया ने स्पष्ट कर दिया कि वैन लिटोरा का ग्रुप ही यहाँ सक्रिय था और इन पति पत्नी को आतंकित करने की चेष्टा कर रहा था। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। यही सवाल हमारे दिमाग में भी उभरा। जवाब में हमें गजराज के पेशे का स्मरण हो आया। लिंक जुड़ गए। वो काम जिस का जिक्र आतंककारी अपने पत्रों में करते रहे, मिस्टर गजराज की देखरेख में 100 के नोट छपवाना चाह रहा होगा। अत्यंत प्रभावित होता हुआ इंस्पेक्टर कह उठा, आपकी सूझबूझ का जवाब भी नहीं पंडित जी। घटनाओं का विश्लेषण करने में आपको महारत हासिल है। पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। गजराज आगे बढ़कर कह उठा, हम तो सारी जिंदगी पंडित जी के शुक्रगुजार रहेंगे इंस्पेक्टर साहब। इस मसीहा के कारण ही मैं बर्बाद होने से बच गया। इधर डॉक्टर सीमा को पूरा चेक कर चुका था और वो चेक करने के बाद उनके पास आ गया। उसने कहा, दोनों टांगे बुरी तरह से सूजी हुई है। संभव है कि कोई हड्डी आदि भी टूटी हो। मुकम्मल जानकारी एक्सरे आदि के बाद हो सकेगी। मेरे ख्याल से इन्हें जल्दी से जल्दी पहलगाम पहुंचाना जरूरी है। यहाँ की कार्रवाई निपटाकर चलते हैं डॉक्टर। कहने के बाद इंस्पेक्टर पंडित जी की तरफ घुमा और बोला, मैं डाक बंगले का सर्वेंट क्वार्टर और आसपास के इलाकों को जरा चेक करना चाहूंगा पंडित जी। जरूर। और फिर यह काम शुरू हो गया। क्या इंस्पेक्टर को यहाँ कोई और भी सुराग मिल जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इंस्पेक्टर ने कहा कि हम सर्वेंट क्वार्टर और आसपास के इलाकों को चेक करना चाहेंगे। पंडित जी ने कहा, जरूर। और फिर यह काम शुरू हो गया। 2 सिपाहियों के अलावा पंडित जी और गजराज भी उनके साथ थे। जो पंडित जी कुछ ही देर पहले तक गजराज को जिन्न से नजर आ रहे थे, अब उसे वे सचमुच का मसीहा लग रहे थे।
पुलिस के जिन सवालों का सामना करने की कल्पना मात्र से ही उसके होश उड़े जा रहे थे, उन सभी को खुद पंडित जी ने फेस कर लिया था। डाक बंगले को चेक करके जब वे बंगले के पिछवाड़े स्थित स्टोर रूम के सामने से गुजरे तो एक अनजाने भयावह पुनः गजराज का दिल धड़क उठा। स्टोर रूम में छोटे छोटे दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। हालांकि इंस्पेक्टर उस पर कोई खास ध्यान दिए बिना ही आगे निकल गया, मगर पंडित जी जाने क्यों ठिठक गई और ये देखते ही गजराज की सांसें जहां की वहीं की वहीं रुक गई। पंडित जी उस छोटे से ताले को घूर रहे थे। उन्हें अपने साथ न आता पाकर इंस्पेक्टर ठिठका। पलटकर वो बोला, क्या बात है पंडित जी? उसके प्रश्न पर कोई ध्यान न देते हुए पंडित जी ने गजराज से पूछा, ये शायद स्टोर रूम है? जी हाँ, गजराज ने संभलकर एक झटके से कहा। फिर पंडित जी अपने करीब आते हुए इंस्पेक्टर से बोले, इस सारे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए फिलहाल हमारे पास एकमात्र मांगेराम ही है और स्टोर रूम शायद मांगेराम में चार्ज रहता होगा। स्वाभाविक है, वो चौकीदार ही था। क्यों ना स्टोर रूम को चेक करें, संभव है कि इसके अंदर से मांगेराम के बारे में कोई लाभ पर जानकारी मिल सके, पंडित जी ने कहा। लेकिन इस पर तो ताला लगा हुआ है, बुगलाए हुए गजराज ने जल्दी में कहा। इंस्पेक्टर बोला, चाबी तो मांगेराम के पास ही होगी। अगर आप इसे चेक करना आवश्यक समझते हैं पंडित जी, तो ताला तोड़वाया जा सकता है। गजराज की बौखलाहट बड़े ध्यान से देखते हुए पंडित जी ने कहा, ताला तोड़वा दो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का आदेश मिलते ही सिपाही आगे बढ़ा तो गजराज ने समूचे जिस पर हजारों चींटियां सी रेंगने लग गई। दिमाग तक सुन पड़ता चल गया था उसका। दाला इतना कमजोर था कि सिपाही ने एक ही झटके में उसे मरोड़कर एक तरफ फेंक दिया। जब तक कि स्टोर का दरवाजा खोला गया वे सभी उछल पड़े, पंडित जी भी। अरे, दरवाजा खोलने वाला सिपाही तो चीख ही पड़ा था, यहां तो कोई बंधा पड़ा है सरकार। सचमुच स्टोर रूम के अंदर कोई बहुत सारे कपड़ों और गद्दों की फोल्डिंग पर पलक के सामने एक बीच व्यक्ति बंधा पड़ा था। उसके हाथ किसी भी रेशम की डोरी के पीछे से बांध रखे थे और पैर भी बंधे हुए थे। मुंह पर चिपका हुआ था एक टेप। तात्पर्य यह कि वो अपने आप से नहीं हुल डुल सकता था और न ही बोल सकता था। गजराज के अलावा अभी तक सब उसे अचरज भरी नजरों से देख ही रहे थे कि अचानक गजराज की तरफ पलटते हुए पंडित जी ने पूछा, कौन है ये? मैं नहीं जानता, हड़बड़ाए हुए गजराज ने पूरी सावधानी से जवाब दिया। उसकी आंखों में झांकते हुए पंडित जी ने पूछा, क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? जी नहीं, गजराज ने कहा। अधेड़ आयु का वह व्यक्ति रो पड़ने की स्थिति में आंखों में याचना लिए इन सब की तरफ देख रहा था। कुछ बोलने या से तेजी में सांस में प्रयास लेने में मुंह पर लगा टेप कांप सा रहा था। इंस्पेक्टर के आदेश पर उसके मुंह से टेप हटाया गया। साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, वो मुझे मार डालेंगे, वो आदमी बोल पड़ा। टेप हटते ही वो रोता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ मुखातिब होकर गिड़गड़ा उठा। इंस्पेक्टर के गुर्रा कर पूछा, कौन है तुम और कौन लोग तुम्हें मार डालेंगे? मैं यहाँ का साहब चौकीदार हूँ, मांगेराम। उन्होंने बांधकर मुझे यहाँ डाल दिया और यहाँ इसी हालात में पड़े आज मुझे 4 दिन हो गए। ठीक इसी समय गजराज ने खूबसूरत एक्टिंग की। नहीं, ये मांगेराम नहीं है, ये कोई उन्हीं लुटेरों का साथी है पंडित जी। मांगेराम से तो इसकी शक्ल दूर दूर तक मिलती भी नहीं। मैं वही हूं साहब, वो सीधा गजराज से संबोधित होकर बोला। जो आपको अपना नाम मांगेराम बताता था वो मांगेराम नहीं था, वो तो उन्हीं चारों में से एक था। आप उसे मांगेराम ही समझते थे। तुम्हें कैसे मालूम कि ये लोग किसी अन्य मांगेराम को समझते थे? अब उसके नजदीक पहुंचते पहुंचते पंडित जी ने पूछा। दरवाजा बंद होने के कारण ये मुझे नहीं देख पाते थे साहब, मगर मैं यहाँ पड़ा पड़ा दरवाजों के मौजूद दरारों के कारण दरवाजों के सामने से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एहसास करता था। टेप के कारण मैं बोल नहीं पाता, परंतु बाहर की आवाजें मुझे साफ सुनाई देती थी। ये बाबू साहब मांगेराम कहकर आवाज लगाते थे। उन्हीं चारों में से एक हरामखोर जी साहब कहता था। इन साहब के साथ कोई मेम साहब भी थी, वे भी उसी मांगेराम समझती ही, और यह वहां पड़ा पड़ा सब कुछ सुनता रहता मगर कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था मैं क्या जानूं साहब। मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि 2 मोटरसाइकिल पर आज से 4 दिन पहले यहाँ 4 साहब आए। उन्होंने मेरी ये गत बनाकर मुझे यहाँ डाल दिया। तब से उनमें से एक बोला कि कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ आराम करूं और मांगेराम वो बनेगा। अगले दिन ही ये साहब और इनकी मैम साहब आ गई। इसने इन्हें अपना नाम मांगेराम ही बताया होगा, तभी तो ये लोग उसे मांगेराम समझते हैं। जब से ये लोग घूमने के लिए डाक बंगले से कहीं दूर चले जाते तो वह खाना देने आता था
मैं उससे पूछता कि करता क्या है कि वो मेम साहब से झूठ मूठ ही अपना नाम मंगेराम क्यों बताता, तब वो मुझे डपट कर चुप करा देता। परसों रात से तो वो मुझे खाना देने भी नहीं आया साहब। क्या उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी? बिल्कुल नहीं साहब। क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो? वो तो एकदम जवान था साहब, बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, दाएं गाल पर किसी चोट का निशान था। गजराज कह उठा, ये तो सचमुच उसी का हुलिया है जिसे मैं और सीमा मांगेराम समझते थे। सर्वेंट क्वार्टर में हमने लाश भी उसी की देखी थी, इसकी नहीं। उफ, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यह वास्तविक मांगेराम को उन्होंने यहाँ कैद कर रखा है और उन जालिमों का कोई एक साथी अपना नाम मांगेराम बताकर हमारे साथ रह रहा है। क्या तुम्हारे विधायक दोस्त ने तुम्हें मांगेराम का फोटो नहीं दिखाया था? पंडित जी ने गजराज से पूछा। जी नहीं, नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि जहां उन मांगेराम नाम का चौकीदार मिलेगा, हम तो उसी को मांगेराम समझते रहे। पंडित जी इंस्पेक्टर की तरफ पलटकर बोले, समझे कुछ? सबको समझ में आ रहा है पंडित जी। उन लिटोरे में से एक मांगेराम के नाम से इन लोगों के इतने नजदीक रहा कि इन्हें आतंकित करने का हर इंतजाम बड़े आसानी से कर सकता था। मिस्टर गजराज के रिवॉल्वर में गोलियां बदलने जैसा हर काम। गजराज सीमा और मांगेराम के साथ लिए पुलिस दल पहलगाम की तरफ रवाना हो गया। इंस्पेक्टर ने पंडित जी से भी अपने साथ जीप में ही चलने का अनुरोध किया, परंतु पंडित जी ने कहा, हम अपनी घोड़ी से आ रहे हैं, तुम्हारे पहुंचने में करीब 1 घंटा के बाद पहुंच जाएंगे। पहलगाम थाने पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर ने गजराज, सीमा और मांगेराम के लिखित बयान लेने के लिए कार्रवाई आगे जारी कर दी। मांगेराम द्वारा बताए गए हुलिये के लोगों की खोज उसने आरंभ कर दी। पुलिस कार्रवाई निपटी ही थी कि पंडित जी वहां पर पहुंच गए। फिर इंस्पेक्टर ने पंडित जी के भी लिखित बयान ले लिए। सीमा का उचित इलाज श्रीनगर में हो सकता था, अतः इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों के पहरे पर उनके श्रीनगर पहुंचने का प्रबंध कर दिया। अनेक औपचारिक बातों के बाद वे विदा हुए और पंडित जी से विदा लेते समय गजराज बार बार उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूला था। रात को 8 बजे वे श्रीनगर पहुंच गए। गजराज ने सीमा को अस्पताल में भर्ती करा दिया। एक्सरे आदि हो गए। डॉक्टर ने बताया कि असली स्थिति एक्सरे देखने के बाद पता लग सकेगी। पंडित जी नाम की तलवार अपनी गर्दन पर से हट जाने की वजह से गजराज अब खुद को आजाद और स्वच्छंद महसूस कर रहा था। मगर अपराधी या जिसके दिल में भी चोर हो, भला कितनी देर तक निश्चिंत रह सकते हैं? उपना दिमाग अपनी सोचे ही प्रत्येक पल उन्हें आतंकित करती है और ऐसे लोगों का हर खौफ और तनाव में हर क्षण डूबा रहता है। अस्पताल में सीमा के बेड के समीप बैठे गजराज के जेहन में विचार उठने लगे कि मेरे साथी इस वक्त कहाँ और किन हालातों में होंगे। इंस्पेक्टर ने उनकी खोज में जाल बिछवाया था, अगर उनमें से कोई जाल में फंस गया तो? बस यही सोचकर वो खौफ और तनाव से भरी जिंदगी में पहुंच गया। उसे लगने लगा कि खतरा अभी टला नहीं है। पंडित जी पहलगाम में ही है, उनके रहते निकलसन, बागेश, टीटू और बल्लो में से किसी का भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाना मुश्किल नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो सब खेल खत्म। वह अपने ही विचारों में गुम था कि सीमा ने उसे पुकारा। राज। हाँ, हाँ बोलो सीमा। वो बेइंतहा प्यार जताता हुआ बोला। टूटे हैं मन से सीमा ने कहा, चलो यहां से। कहाँ? गजराज चौंका। दिल्ली, अपने घर। चलेंगे सीमा, तुम ठीक तो हो जाओ। क्या तुम मुझे इसी हालात में घर नहीं लेकर जा सकते? सीमा ने पूछा। क्या मतलब? इलाज दिल्ली में हो जाएगा राज, यहाँ से मुझे ले चलो। यहाँ से दिल्ली के लिए सीधा प्लेन पकड़कर हम पहुंचने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पगली। सीमा का मुखड़ा दोनों हथेलियों के बीच भरकर गजराज असीम प्यार दर्शाता हुआ बोला, तुम शायद अब भी डर रही हो। मैं डर नहीं रही हूं राज, सीमा ने कहा। फिर? हाँ, बिल्कुल मन नहीं लग रहा यहाँ पर। घर की बहुत याद आ रही है। सच्चाई यह थी कि स्वयं राज भी जल्दी से जल्दी कश्मीर से निकल जाना चाहता था। यहाँ रहते रहते अपने दिलो दिमाग पर उसे अजीब सी दहशत सवार महसूस दे रही थी। अतः वो बोला, करूंगा तो वही सीमा जो तुम चाहोगी, परंतु मैं सोच रहा था कि तुम जरा ठीक हो जाती। ठीक होने का मन में बहुत गहरा संबंध होता है राज। अब यहाँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। घर जाकर शायद मुझे आधा आराम तो यूं ही मिल जाएगा। सीमा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गजराज ने इस तरह से कहा जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, परंतु सीमा के अंधे अंकल की शकल जेहन में चकराते ही जाने क्यों उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोचने लगा कि एक बार फिर उसी कोठी में जाने पर विवश है जो वर्तमान हालातों में उस अंधे अंकल की मौजूदगी के कारण उसे कोठी नहीं चीते की मान सी नजर आती। उसकी नजर में सीमा का अंधा अंकल किसी खतरनाक चीते से कम नहीं था। क्या करेगा अब राज? क्या वो फ्लाइट बुक करवा कर दिल्ली आ जाएगा या फिर कोई और ही तरकीब लगाएगा?
या फिर उसके साथी पहुंचने में उसकी मदद करेंगे, या फिर वो खुद ही फंस चुके थे। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, 20वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सीमा ने कहा कि गजराज, अब हमारा यहाँ मन नहीं लगता, चलो दिल्ली चलते हैं। गजराज ने उसके सामने उसके अंधे अंकल की शक्ल सामने आने लगी थी। उसे लगा कि उसे वहां पर जाना किसी खतरनाक चीते से कम नहीं है। आखिरकार गजराज ने फैसला कर ही लिया कि वो दिल्ली ही चले जाएंगे। उन्होंने अगले ही दिन की फ्लाइट बुक कर ली और वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली पहुंचने के 3 दिन बाद अब रात के समय की बात थी। गजराज उस कमरे में कदम रखता है जिसमें मात्र 40 वोल्ट के एक बल्ब की पीली सी रोशनी बिखरी हुई थी। अंदर कदम रखते ही बल्ब की व्यंग्य डूबी आवाज गूंज उठी, आओ आओ महारथी। गजराज चुप रहा। वहां मौजूद निकलसन, टीटू और बागेश भी शांत थे। एक डिनर टेबल के चारों तरफ एक कुर्सियों पर बैठे थे। बीच में थी एक रम की बोतल और उसके समीप एक प्लेट में दाल बीजी और चारों तरफ सामने 4 गिलास रखे थे। मुंह लटकाए गजराज आगे बढ़कर खामोशी के साथ एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सब उसी की तरफ से देख रहे थे। कमरे में ऐसी खामोशी छाई रही कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दी। और इस खामोशी को तोड़ते हुए गजराज ने कहा, प्लीज नुकू, मुझे एक पैक दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, महाबदौलत को एक जाम पेश किया जाए। बल्लो ने दांत भींचकर पुनः उस पर व्यंग्य कसा और जवाब में इस बार गजराज ने उसे कठोर दृष्टि से घूरते हुए कहा, तुम मुझ पर बार बार ये व्यंग्य क्यों कस रहे हो? जी नहीं, आप पर तो फूलों की वर्षा की जानी चाहिए। बल्लो ने उसी अंदाज में कहा, बड़ा तीर मारकर लौटे हैं आप। क्यों? स्कीम फेल हो जाने का दोष मुझ अकेले का नहीं है, गजराज ने खिंचते हुए कहा। जी नहीं जवाब, भला आपका दोष क्यों होता? दोष तो हमारा था, हमारे बाप का था। आप तो बिल्कुल निर्दोष थे, 1 साल के बच्चे जितने। गुर्राकर अब बागेश बोल पड़ा बीच में, तुम बिना सोचे समझे और बहुत ज्यादा बोलते हो बल्लो, जुबान पर काबू रखा करो। काबू रखूं? तुम भी कहते हो कि काबू रखूं, मगर जरा मुझे ये बता दो कैसे? क्या राज के कारण हमारी योजना फेल नहीं हो गई? क्या? मैंने क्या किया? गजराज ने पूछा। अपनी प्यारी बीवी को बचाने के लिए तुम उस हरामजादे बुड्ढे की मदद कर रहे थे। क्या उस उल्लू के पट्टे को भी ढलान पर लुढ़का देना मुश्किल काम था? निकलसन ने निर्णायक स्वर में कहा, दोषी हम में से कोई नहीं है। क्या मतलब? बोलो गुर्राया। दोषी है वक्त। सीमा के वरने का वक्त नहीं आया था, सो वो नहीं मरी। मैं निक्कू की बात का समर्थन करता हूं, बागेश ने कहा तो सब बागेश की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर तक शांत रहने के बाद बागेश ने किसी नायक की तरह कहा, सचमुच सीमा के मरने का वक्त नहीं आया था, सो वो बच गई, वरना हमारी योजना में कोई कमी नहीं थी। जहां गड़बड़ हुई वहां के बारे में हमसे कोई भी सोच नहीं सका। किसी ने कल्पना नहीं की कि कोई पेड़ से उसे बचा लेगा, और शायद वो पेड़ भी मुकम्मल तरीके से बहुत ज्यादा देर तक उसे बचाए न रख पाता। मगर तभी कमबख्त वो बूढ़ा वहां पर पहुंच गया। वहां हमने किसी आदमी को तो क्या, चिड़िया को के बच्चे को भी नहीं उम्मीद आने की थी। लेकिन मैं पूछता हूं, ऐसा वो बुढ़ा चीज क्या था जिसकी वजह से इतने आगे कदम निकलने के बावजूद हम पीछे लौट आए? बूढ़े को देखकर जैसा आतंक मैंने निक्कू के चेहरे पर देखा था, वैसा कुछ ही राज के चेहरे पर भी देख रहा हूं। इसका मतलब है कि वो निश्चय ही करामाती बूढ़ा था। हम तीनों को शांत दिमाग से उसके बारे में सुनना चाहिए। निक्कू या राज में से कोई हमें उसके बारे में बताएगा। बागेश ने बल्लो को चुप करवाते हुए कहा। गजराज ने उन्हें केशव पंडित के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और अंत में बोला, आजकल वो दिल्ली में ही है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सीमा के नाम 50,000 की एक पॉलिसी है। क्या? बल्लो के अलावा सभी के मुंह से एकदम निकल पड़ा। इन सब बातों की रोशनी में मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी स्कीम नाकामयाब हो गई। कामयाब होने का मतलब था कि सीमा की मृत्यु, और सीमा की मृत्यु को पुलिस भले ही दुर्घटना मान लेती, परंतु पंडित जी नहीं मानते। क्लेम के कागजातों को अपनी टेबल पर पहुंचते ही वे इस मामले की तफ्तीश में निकल पड़ते, और उनके निकलने का मतलब था कि हम सबका बेनकाब हो जाना, सारी योजना की धज्जियां उड़ा देते हुए। यानी तुम योजना के असफल हो जाने में अपने हक में समझ रहे हो? बल्लो ने कहा। बेशक, ये खूब रही। उस उल्लू के पट्टे ब्रिजेश की आत्मा सुहागन की हत्या होने से पहले ही हमें वेन का पता बताएगी नहीं, और पंडित के डर से सुहागिन की हत्या हम करेंगे नहीं। रह गए ना ठनठन गोपाल जहां के तहां। निकलसन बोला, राज ठीक कह रहा है। योजना का सफल होना हमारे हक में ही हुआ। अब इस सारी घटना का हमें ब्रिजेश की आत्मा को खुश करने का कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा।
रास्ता ही क्या निकालना है? बनो ने फिर से झुंझलाए हुए स्वर में बोला। आप लोग व्यर्थ ही यहाँ बैठे बैठे खाली पुलाव पकाते रहते हैं, फिर इन पुलावों को नाम देते हैं योजना का। एक कत्ल के लिए लंबी चौड़ी योजनाएं बनाने की जरूरत क्या है? ये काम मुझ अकेले के हवाले कर दो। ब्रिजेश की आत्मा की शर्त पूरी करवा देने में मुझे 2 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। यही तो शर्त है ना कि हम हैं। क्या जरूरी है सीमा ही हो? पैरों में बिछुए, कलाइयों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर सजाए सैकड़ों औरतें रोज सड़क पर इधर से उधर मंडराती रहती हैं। किसी भी एक को नुकसान गली में खींचूंगा और एक हलाल बस हो गई। ब्रिजेश की शर्त पूरी, मुल्लों ने कहा। मगर तुम उसकी पहली शर्त भूल रहे हो, गजराज ने कहा। वो शर्त जिसकी वजह से हमने दुनिया भर की सुहागिनों को छोड़कर सिर्फ सीमा को ही चुना था। दूसरी शर्त पूरी करने के लिए हम कहीं डकैती डाल सकते हैं। 2 जुर्म करने से अच्छा है एक ही जुर्म करें, और ब्रिजेश की लगाई हुई दोनों शर्तें उस एक ही जुर्म से पूरी हो जाएंगी। ऐसा कैसे संभव है? मेरी राय है कि हत्या सीमा की ही की जाए। अभी तो तुम कह रहे थे कि सीमा का बच जाना हम सबकी खुशकिस्मती है। तब तक है उसके मरने पर पंडित जी दिल्ली में होंगे ही नहीं। वो कैसे? निकलसन की आंखें सुड़क गई। तुम कहना क्या चाहते हो? सीमा का कत्ल करने से पहले मैं किसी भी तरह अपने विधायक दोस्त से कहकर पंडित जी का ट्रांसफर किसी अन्य प्रदेश में करा दूंगा। फिर सीमा का मरना उसके रेंज से बाहर होगा। उसे गहरी दृष्टि से देखते हुए निकलसन ने कहा, लगता है कि सीमा का हत्या करने के लिए तुमने कोई नई स्कीम तैयार कर ली है। सीमा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम पंडित जी का ट्रांसफर कराना है। सो मैं करा लूंगा। बस उसके बाद किसी भी तरह ऐसे तरीके से हत्या की जा सकती है जो पुलिस को मात्र दुर्घटना नजर आई। तो अब क्या तुम कोठी में ही सीमा का कत्ल करने की बात सोच रहे हो? निकलसन ने पूछा। हाँ। निकलसन के साथ इस पर भागेश बोला, क्या तुम उसके अंधे अंकल को भूल गए? नहीं। फिर क्या? पहले भी तो हम सब ने तुम्हें यही सलाह दी थी कि कोठी में ही दुर्घटना से नजर आने वाले तरीके से हत्या कर दी जाए, मगर तुमने कहा कि अंधे अंकल और टॉमी की मौजूदगी में वो कोठी कोटे नहीं चीते की मांद है। टॉमी हर वक्त सीमा के इर्द गिर्द रहता है और अंधा अंकल अंधा होने के बावजूद अंधा आंखों से कहीं ज्यादा देखता है। तुमने कहा था कि हत्या कोठी में होना नामुमकिन है, इसलिए सीमा को वहां से निकालकर कश्मीर ले जाया गया। अब तुम अपनी ही बात को उलट रहे हो। अब क्या वो कोठी चीते की मांद से नहीं रही? बुल्लो ने फिर से खिंचते हुए स्वर में कहा, चीते की मांद वो अब भी है, और यकीन मानो अंधे अंकल की मौजूदगी में कत्ल करना बेहद कठिन है, परंतु टॉमी के रूप में इस मांद का एक चीता मर चुका है। उसकी मौजूदगी में एक काम असंभव था, पर अब कठिन सिर्फ कठिन है। अब ब्रिजेश की 2 शर्तें पूरी करने के लिए हम कुछ भी करें, कठिनाइयों से तो गुजरना ही होगा। गजराज ने कहा। नहीं, टीटू बोला, सीमा को ही टारगेट बनाए रखने में बहुत लफड़े हैं। मेरी राय है कत्ल करने के लिए अब हमें सीमा को छोड़कर किसी अन्य सुहागिन को चुनना चाहिए। हरगिज नहीं, ऐसा हम किसी और के हालात में नहीं कर सकते। अचानक ये बुरी तरह उत्तेजित होकर गजराज चीख पड़ा। सुहागिन के रूप में अगर हत्या होगी तो सिर्फ सीमा की, उसके अलावा किसी की नहीं। तुम सब मेरे दोस्त हो, वेन की लूट में मेरे पार्टनर हो, और मुझे इस तरह मंझधार में फंसा नहीं छोड़ सकते तुम। अचानक ही उत्तेजित होकर चीख पड़ने के कारण सभी चौंक कर हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। उसके शब्दों और एकाएक यूं भड़क उठने की वजह से किसी को बात में समझ में नहीं आई थी। ब्लेड की धार सा पैना सन्नाटा छा गया। गजराज ने उसी उत्तेजित अवस्था में अपना गिलास उठाया और एक ही सांस में गटक लिया। जिस क्षण उसे खाली गिलास मेज पर पटका, उसी समय निकलसन ने बड़े ही संतुलित स्वर में पूछा, बात क्या है राज? सुहागिन के रूम में तुम सीमा की ही हत्या करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? और फिर ऐसी कौन सी मझधार में फंस गए हो तुम? कि गजराज अब ऐसी कैसी बातें कर रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गजराज किस तरह मझधार में फंसे रहने की बात कर रहा था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं।